भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़े स्तर पर मुहिम। भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों पर एसीबी का प्रहार। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर का पति राजा राम गिरफ्तार। रिश्वत मामले में राजा राम के खिलाफ एसीबी ने कसा शिकंजा। राजा राम का बीवीजी कंपनी से घूस मांगने का वीडियो हुआ था वायरल। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में वीडियो में रिश्वत मांगने वाला और ऑफर करने वाला दोनों गिरफ्तार। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। एसीबी ने दबोचे बड़े बड़े घूसखोर। 6 महीने में घूसखोरों से भर दी जेल। एसीबी का एक्शन, गजब सदैव सजग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। एसीबी पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से सक्रिय है, उससे बेईमानों के होश उड़े हुए हैं। हालांकि तू डालना तो मैं पात पात की तर्ज पर काम करने वाले भ्रष्टाचारी बेईमान लोग बचते बचाते अपनी जेब भरने का जतन करते आए हैं, लेकिन इन दिनों सिस्टम के नाकारा और बेईमान लोगों में एसीबी की दहशत है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे पहले भी जब जब नेतृत्व ने इच्छा शक्ति दिखाई है और एसीबी को बेहतर अधिकारियों ने लीड किया है, तब तब ऐसा ही माहौल देखने को मिलता रहा है। ये माहौल भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त देश को लेकर एक उम्मीद जगाता है, लेकिन दूसरा पहलू उतना ही चिंतित भी करता है। जिन अपराधियों को खून पसीना एक करके हमारी एजेंसियां पकड़ती हैं, वो सिस्टम की लूपहोल्स का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। इसके उदाहरण भी कम नहीं है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि कैसे टूटे बेईमानी का आयरन डोम। बेईमानों को सजा तक पहुंचाना मुश्किल क्यों, और कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग रोकने का तरीका क्या और कब ढूंढा जाएगा। अमित गोयल साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल गोठवाल साहब रिटायर्ड आईपीएस हैं और सुप्रसिद्ध वकील हैं एडवोकेट ए.के. जैन साहब हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अमित गोयल साहब, इस कार्रवाई पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे या बधाई भी देना चाहेंगे एसीबी को? आप किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे जरा बताएंगे आप? जो कार्रवाई आज हुई है, जिससे हमारे बुलेटिन की शुरुआत हुई, जो पैकेज आपने सुना, जो स्टोरी आपने सुनी, जिसको लेकर के आज दिन भर चर्चा रही, राजाराम की गिरफ्तारी की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीडियो के आधार पर एसीबी बता रही है कि हमने कार्रवाई की है, पहली बात तो यह है कि वो वीडियो पूरा नहीं है। ठीक है। किसी भी वीडियो में वो आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, 40 मिनट का है, उसका कोई 1 मिनट का, आधे मिनट का क्लिपिंग बाहर आता है। उस क्लिपिंग के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। पहली बात आप डिफेंड करना मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। ऐसे आप डिफेंड नहीं कर सकते। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद मेरी बात बोलिए। आप अपनी बात। किसी व्यक्ति को, मेरी बात सुनिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई समस्या है। ठीक है। लेकिन जब कोई सरकार अपने लोगों के साथ मिलकर राजनीतिक षड्यंत्र करती है और उस षड्यंत्र के द्वारा इस तरह के वीडियो में छेड़छाड़ करके या उसकी छोटी सी क्लिपिंग काट के सार्वजनिक कर दी जाती है, उसके आधार पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, तो ऐसे मामले में इस बात की जांच होनी चाहिए कि षड्यंत्र किसने किया, अपराध होगा या नहीं हुआ। वो तो जब साबित होगा, जिस दिन वो वीडियो पूरा जारी हो जाएगा और जिस दिन वो कोर्ट के अंदर चालान पेश हो जाएगा, कोर्ट ये मान लेगी कि इसमें दोषी है। अभी तो उस छोटी सी उस क्लिपिंग का एक छोटा सा पार्ट जनता के बीच सार्वजनिक किया गया और निश्चित रूप से ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है।
जिस दिन इस षड्यंत्र के तार खुलेंगे, इस सरकार के वरिष्ठ लोगों तक ये षड्यंत्र के तार जाएंगे और सरकार पूरी तरह से इस मामले में दुर्भावना से काम कर रही है। अगर कोई दोषी है निश्चित रूप से आप कार्रवाई कीजिए, कोई लेनदेन हुआ है को पकड़ा जाता है तो बिल्कुल आप जेल में डालिए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन आप एक आधे मिनट की 1 मिनट की वीडियो क्लिप के आधार के ऊपर कोई मामला प्रथम दृष्टया आपको लगता है कि दर्ज कर लेते हैं, आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको दोषी ठहरा नहीं सकते आप। लेकिन दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं मान रहा हूँ पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। आपने कहा कि सप्लायर और लेन देन वाले के बीच का वीडियो था, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई व्यक्ति सप्लायर हो वो खुद वीडियो बनाएगा, खुद जारी कर देगा? अब मुझे मेरे को सवाल का जवाब षड्यंत्र है, ठीक है, मिथ्या और झूठे आरोप है मेरे को वीडियो में। अब मेरे को सवाल, जिस दिन वो वीडियो जनता के सामने आएगा ये मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपने तो तकनीकी बात की और बिल्कुल करनी चाहिए। कानून का जहाँ मामला आता है वहाँ तकनीकी बात ही की जाती है, एक एक शब्द सोच समझ कर बोला पढ़ा लिखा देखा जाता है। आपने कहा कि सरकार ने छोटे छोटे टुकड़े इसके जारी किए और उन छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर, छोटी छोटी क्लिपिंग्स के आधार पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये दोनों बातें, दोनों तथ्य आप सोच समझकर बोल रहे हैं। सरकार ने जारी किया, कहाँ आया ऐसा? देखिए मेरी बात कि सरकार ने जारी किया। दूसरी बात, एक मिनट, ऐसा नहीं अमित जी, अमित जी ऐसा नहीं, अमित जी ऐसा नहीं। अब आप सवालों से बचने की कोशिश मत करिए। जब आपने मुझे बीच में नहीं बोलने दिया तो मैं आपको बीच में बोलने दूंगा क्या? मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। पहला, क्या आपके पास इस बात के तथ्य हैं कि सरकार ने इसके इन क्लिपिंग्स को जारी किया गया था? क्या सरकार ने औपचारिक तौर पर इन क्लिपिंग्स को जारी किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप एसीबी ने ऐसा कोई वक्तव्य जारी किया है? एसीबी ने क्या कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि हमने उन छोटी छोटी क्लिपिंग्स के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया है? सवालों से मत पूछिए अमित जी देखिए, नहीं आपकी बात कैसे सुने? आपकी बात सुनेंगे क्या? बात सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी तो दीजिए। हाँ, बात तो सुननी पड़ेगी आपको। भाई मैं कह रहा हूँ किसी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब पूरा वीडियो जारी करना चाहिए या पूरा वीडियो पहले जिन्होंने जारी तो किया आप ये करेंगे कि सरकार ने वीडियो जारी किया, वीडियो उनका सरकार को जब्त करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अमित अगर जी, कोई दोषी है तो कार्रवाई करिए। अरे भाई मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने वीडियो जारी किए क्या? सरकार ने वीडियो जारी किए हैं क्या? बार बार सरकार पे खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर। सरकार आरोपों का क्या है? आप खुद आरोप लगाएंगे और उधर से आप खुद के पार्ट पर आरोप लगाएंगे और सरकार की बात जब आएगी, एजेंसी की बात आएगी, तब आप प्रैक्टिकल बात करेंगे, तब आप कानूनी बात करेंगे। वीडियो को सार्वजनिक करने खैर के बाद मेरी बहस का दायरा सुनिए, मेरी बहस का दायरा व्यापक है। मेरी बहस का दायरा सिर्फ और सिर्फ राजाराम गुर्जर की आज की गिरफ्तारी है, एसीबी की आज की राजाराम गुर्जर का बचाव नहीं कर रहा हूं। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई करिए, लेकिन सवाल ये दोष साबित तो करिए। अब सवाल ये, आप पहले उस पूरे वीडियो को जारी तो करिए। अरे अमित जी, आप फिर वो उसी में टेक्निकल बातों में उलझ रहे हैं। पहले साबित करिए तब किसी आदमी को गिरफ्तार करिए क्या? ऐसा कौन सा केस में हुआ है हिंदुस्तान में? ऐसा होता है क्या? एक एजेंट साहब, ऐसा होता है क्या? एक एजेंट साहब, अब इन्होंने कानूनी बात करी। अरे मुझे दूसरे गेस्ट तक तो आपने पहुंचना नहीं दिया अमित जी। पहले ही आप ऐसी बातों में उलझ गए, लेकिन फिर भी चलिए उलझा दिया। तो जैन साहब, क्या कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ सारे सबूत जुटा लो, इत्मीनान कर लो, और लोगों को जब आप इत्मीनान कराने की स्थिति में हो तब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वो क्लिप जो है आपके पास, वो या दूसरे साक्ष्य हैं वो सब तक पहुंचाओ और तब उसको गिरफ्तार करो। ऐसा होता है क्या? देखिए, कानूनन रूप में प्रथम दृष्टया मामला पाने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और प्राइमा फेसी एविडेंस मिलने के बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में भी एफएसएल, और वो भी राजस्थान से बाहर एफएसएल से जांच करवाई गई है और उसके बाद जब लेन देन की बातचीत की पुष्टि हुई है तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब एसीबी किसी और को पकड़ती है तब तो एसीबी बहुत अच्छी है, जब एसीबी मुझे या मेरे किसी मिलने वाले को पकड़ती है तो ये षड्यंत्र हो जाता है। ये तो एसीबी या पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके ऊपर ही आरोप लगता है, पर ये ब्रेजन तरीके से गलत है। ये सही है कि एसीबी आज की डेट में एक से एक बढ़िया काम कर रही है। ये राजाराम गुर्जर का तो एक केस है, उसमें से आज ही 2 और मामले भी उन्होंने पकड़े हैं। कल ही उन्होंने 2 दिन पहले ये कि उन्होंने एक जो डेपुटेशन पाया हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर है, जिसके लिए कहते थे कि वह सत्ताधारी दल के बहुत नजदीक है, उसको पकड़ा है। तो सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को किसी एक पार्टी का पकड़ लिया, इससे एसीबी खराब नहीं हो जाती। एसीबी सही काम कर रही है और सिर्फ प्रथम दृष्टया एविडेंस होने पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और एविडेंस मिलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये जो बात है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साउथ होना, ये ट्रायल के बाद पूरा होता है, उससे पहले ये बात नहीं होता प्राइमा फेसी। और दूध का पानी पानी कल हो जाएगा। कल जब रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश करेंगे तो पता लग जाएगा कि उस एविडेंस को सच मानते हुए कोर्ट रिमांड देती है या नहीं देती है, जमानत लेती है या नहीं लेती है। आपको ध्यान होगा कि एक बार बिना आधार पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके पेश किया था तो मजिस्ट्रेट ने रिलीज कर दिया था। इसलिए ये कहना, इसलिए कि हमारा आदमी पकड़ लिया इसलिए एसीबी गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक बात, बोलिए अमित जी, बहुत संक्षेप में साहब, बोलिए। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एसीबी ने गलत पकड़ लिया किसी को। मैं कह रहा हूँ किसी को दोषी ठहराने से पहले पूरे प्रकरण की जांच हो जानी चाहिए। कारण क्या है कि मामला सामान्य व्यक्ति का नहीं है, जयपुर की मेयर का मामला था, जयपुर के मेयर के पति का मामला था, और इस पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। और वीडियो की जो वीडियो क्लिप जारी हुए वो छोटे वीडियो क्लिप जारी हुए, पूरे वीडियो सरकार को जब्त करना चाहिए था, देखना चाहिए था। सही है, ये सवाल जैन साहब ने जो कहा वो तो तय है। देखिए जब कोर्ट में बात जाएगी तो जो सवाल आप उठा रहे हैं अमित गोयल, एक आरोप के तौर पर, राजनीतिक आरोप के तौर पर, कोर्ट तो उन सवालों को टेक्निकल तौर पर उठाएगा। वो सारे सवाल आएंगे सामने, उनका जवाब देना मुश्किल होगा एसीबी के लिए अगर गलत हुआ है तो। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कोर्ट मामला नहीं ठहरेगा, आप देखिएगा कोर्ट मामला नहीं ठहरेगा और हम दोबारा डिबेट करेंगे इस इशू पे यहाँ पे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो संक्षेप में बोलिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध कोई भी व्यक्ति हो, यदि पहले उस पे इन्होंने खुद ने भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हो तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो ड्राई क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, अमित जी ऐसा मत करिए। अमित जी मुझे आपको बार बार टोकना पड़े अच्छी बात नहीं लगेगी। अमित जी सुन लीजिए, अमित जी 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। अमित जी पूरा वीडियो, अरे भाई आप जारी कर दीजिए। अमित जी 8 मिनट से आप ही बोले जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक मिनट। मांगना जिस कैपेसिटी में आप नहीं है, उन बिलों को पास कराने की आप जो है ठेका ले रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इस बात पे तो कोई बोल नहीं रहा। वीडियो कहां से आया, वीडियो पूरा क्यों नहीं है? अरे भाई आप जारी कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ राजा राम जी भारतीय जनता पार्टी से संबंध है ना, और दूसरे जो व्यक्ति उसमें बैठे थे वो आरएसएस से संबंध है, वो जारी कर देना बाकी का वीडियो अगर कुछ और है तो। अरे हमने तो रिश्वत मांगते हुए देखा, हमने तो आपके नेता को रिश्वत मांगते हुए देखा, घूस मांगते देखा, कमीशन मांगते देखा, और जो कैपेसिटी नहीं है बिल पास कराने के लिए पैसा मांगते देखा, तो उसको देख करके कार्रवाई तो पुलिस करेगी। आपको किस बात का उसमें, अगर यदि आपके पास कोई और सबूत है तो वो लेके आइए। वीडियो की क्या बात कर रहे हैं? वीडियो की तो एविडेंस से जांच हो गई। अच्छा, मैं आगे जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे है मेरा, अमित गोयल साहब। आपने जीएस संधू के विड्रॉल का मामला उठाया और जैन साहब हमारे साथ हैं तो बेहतर होगा कि इस पहलू पर भी बात कर ली जाए। आपको जानकारी होगी ही इस बात की, आप पढ़ने लिखने वाले प्रवक्ता हैं, कि 321 सीआरपीसी के तहत वापस लिए जाते हैं मामले। तो सुनिए, आप एक मिनट सुनिए। अरे यार अमित जी आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप लगातार ही बोले जाएंगे क्या? दूसरे आदमी को बोलने तो दीजिए, बहस को आगे तो जाने दीजिए। हाँ ठीक है, सरकार की मंशा की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं, सरकारों की मंशा की बात करनी पड़ेगी मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सरकार ने ऐसा किया। 321 में जीएस संधू के विड्रॉल का अगर मुकदमा विड्रॉल की यहाँ एप्लीकेशन लगाई गई तो यूपी में बहुत समय नहीं हुआ है, मार्च में ही लगाया गया। मुजफ्फरनगर के 12 अक्यूज थे, उनका 321 के तहत मुकदमा वापस लिए जाने की वहां पे एप्लीकेशन लगाई गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? 321 के दुरुपयोग की बहस बहुत व्यापक है, 321 के दुरुपयोग की बहस बहुत व्यापक है। अरे राजस्थान और यूपी क्या बात करेंगे आप? हम बात कर रहे हैं कानून को। सुनिए अमित जी सुनिए, अरे अमित जी आप आज किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? आप क्या कैसे पैनलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं आप? सुनिए तो देखिए, इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाहे आपकी सरकार को, हमको मतलब नहीं है राजाराम गुर्जर से, ना मुझे, ना एडवोकेट ए के जैन को और ना अनिल गोठवाल को। आप दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको मतलब हो सकता है। हमारा कंसर्न इस पूरे मामले में यह है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, राजाराम गुर्जर है कि नहीं है हमको मतलब नहीं है इस बात से, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो कानून के ल्यूफोल से कैसे उसकी शील्ड बन जाते हैं, 321 का दुरुपयोग कैसे हो जाता है। जब एजेंसियां काम कर रही होती हैं अपना, तो वो तो अपने काम में खून पसीना बहा रही होती हैं, और सरकारों की और विपक्ष की स्थिति ये रहती है कि सरकारी पक्ष हमेशा यह कहता है देखिए सिस्टम की सफाई कर दी हमने, और विपक्ष ये कहता है कि देखिए सिस्टम में कितने सारे भ्रष्ट लोग थे। अरे भाई ये सिस्टम इस सरकार के साथ तो आया नहीं था, ये अधिकारी आपके समय भी काम कर रहे थे, ये सारे लोग आपके समय भी थे, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कितने भ्रष्ट लोग हैं? सुन लीजिए अब एक मिनट, अब आपके पास बाद में आऊँगा। अनिल गोठवाल साहब, सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जितना मुझे पता है, कि लंबे इतने मुकदमे चलते हैं, प्रोसेस इतना पेचीदा है, सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि उसकी अभियोजन स्वीकृति मिलने से लेकर
और फिर जब तारीख पर तारीख इस बीच या तो अधिकारियों का तबादला, उनको एविडेंस पे आना मुश्किल, या फिर अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, या बहुत लोग दिवंगत हो जाते हैं, गवाह दिवंगत हो जाते हैं, और मुकदमा इतना लंबा चलता है कि मुकदमे के अंजाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी हवा निकल चुकी होती है। मामले में ज़्यादातर लोगों को उस मुकदमे का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बरी हो जाते हैं या फिर अपना सेवा काल पूरा कर लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जब बेकार जाती है तब एजेंसियों का मनोबल किस तरह प्रभावित होता है? अनिल गोठवाल साहब, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। लेकिन इसके अंदर भ्रष्टाचार से संबंधित जितने मामले होते हैं वो सरकारी लोक सेवक या वो ड्यूटी के दौरान किए गए मामले होते हैं। इसके अंदर नियत और मंशा ये भी है कि कोई ऐसा अधिकारी जिसको किसी वजह से जानबूझ के फंसाया तो नहीं गया है, उनकी स्टडी के लिए कभी कभी समय लगता है। इन जनरलाइज ये एक कहा जा रहा है कि एसीबी के मामलों के अंदर जो उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, जो उनके चालान के बाद में देने की कोर्ट के अंदर न्यायिक चालान कराने के लिए दी जाती है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, उसमें डिले होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इन जनरलाइज अभी देखिए कि पिछले दिनों सरकार ने जो कलेक्टर 12 रहे थे उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जारी कर दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एसीबी के अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं वहाँ जो इसको मजबूती से केस को पुटअप करके और शीघ्र अगर भेज देते हैं तो सरकार को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो करनी ही पड़ेगी। और मैं मान के चलता हूँ कि इस समय जो अधिकारी बैठे हैं एसीबी के अंदर वो पुख्ता तौर से केसेज को बना के और पुटअप कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल भी रही है। कभी कभी जरूर राजनीतिक पार्टी, क्योंकि कोई पार्टी से संबंधित होता है, जैसे किसी के बारे में कहा जाता है, तो उसकी पुनः जांच के लिए कराने के लिए ये समय लग जाता है और इस वजह से डिले होती है। मैं जो प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप के अंदर जो इसके अंदर कठिनाइयां देखता हूँ उसका कारण ये है कि भाई एक दफे फिर जांच करा लीजिए। और कहते हैं 5 MLA जाके MP जाके मुख्यमंत्री जी के पास में कि साहब आप इसकी जांच कराओ, इसको गलत फंसाया गया है। तो उनके पास भी कोई लॉजिक ये नहीं रहता है कि भाई क्यों फंसाया गया, तो एक दफे सीनियर अधिकारी से जांच करा ली जाए। इस वजह से ये डिले की एक प्रोसेस बनती है। जब तक विल पावर अगर मजबूत है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रोसिक्यूशन में जो डिले हो। ठीक है सर, रीजनेबल डिले का एक कारण हो सकता है। अनिल गोठवाल जी कह रहे हैं कि विल पावर अगर मजबूत हो, अब अगर मान लीजिए कि सिस्टम की विल पावर मजबूत भी है तो वो रास्ता क्या है जिस रास्ते से गुजर कर ये जो लंबे लंबे कई माइल्स तय करने पड़ते हैं, कई सालों में जाकर के कोई मुकदमा अपनी अंजाम तक पहुंच पाता है, उससे बचने का कोई तरीका, कोई नुस्खा भी है क्या जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया हो, ताकि आज मेहनत हो तो उस मेहनत का परिणाम भी देखने को मिले? एक एजेंट साहब, देखिए हर सरकार घोषणा तो ये करती है कि हम भ्रष्टाचार को आमूलचूल खत्म कर देंगे, परंतु राजस्थान में एसीबी जो डिपार्टमेंट है उसके पास कुल 1000 आदमियों का स्टाफ है। अदालतों की कमी ये आया कि हम केसेस एक साल के अंदर अंदर एसीबी का केस निपट जाना चाहिए, पीसी एक्ट में भी लिखा हुआ है, पर कोर्ट्स के अंदर इतने केसेज की भरमार है कि एक डेट 3 महीने 4 महीने और बाद 5 महीने तक बात की जाती है और इतनी लंबी इतने लंबे गवाहों की लिस्ट और इतनी टेक्निकल्स आती है कि उसमें बहुत लंबा समय लगता है। पर एक क्वालिटेटिव चेंज जरूर आया है, वो ये है कि आज की डेट में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती। पहले तो गिरफ्तार करने से पहले ही उसको जमानत दे दी जाती थी और सिर्फ कोर्ट में पेश करने के लिए कह दिया था। इतना बड़ा चेंज जरूर आया कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े IAS अफसर, IPS अफसर, बहुत बड़े लोग प्रारंभ में गिरफ्तार होते हैं तो कम से कम 3-4 महीने तक उन्हें आराम से अपनी जेल में निकालना पड़ता है और ये भी एक तरीके उनको सजा है। अब इसके बारे में एक जो सैंक्शन का प्रोविजन है ये इटसेल्फ ही बहुत इफेक्टिव है। आज भी राजस्थान में नीरज पवन को 4 साल तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिली, रविशंकर श्रीवास्तव की सैंक्शन रिफ्यूज कर दी गई है। एक्चुअली नाम इसका री एग्जामिनेशन है पर ऑब्जेक्ट इसका है कि हम जिसको बचाना चाहें या जो हमारा इतना ज्यादा नजदीकी है कि उसे तो बचाना ही है हमें, तो हम उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जारी नहीं करते। कई बार तो एसीबी इंतजार करती है कि आदमी रिटायर हो जाए तो उसके बाद हम चालान पेश करते, जहां प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में तो क्योंकि लेजिस्लेचर जब तक
नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, प्रोसीजर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और साथ में एसीबी और जो इसको भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी है इनका नंबर और इनके टीम वर्क नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एसीबी का केस कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, उसमें बहुत सारे गवाहों की सूची आती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जिस दिन हम करप्शन की बात कर रहे होते हैं, जिस दिन करप्शन चर्चा में होता है, उस दिन ये होता है कि भ्रष्टाचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और बहुत सारे मतलब कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। कोई दलित अत्याचार का मामला आ जाए तो दलितों के लिए अलग से कोर्ट्स होने चाहिए। अगर महिला अत्याचार का, यौन उत्पीड़न का मामला आ जाए तो कोर्ट्स की कमी है, कोर्ट बढ़ाए जाने चाहिए। तो ये जो बात कही जाती है ये वास्तव में कहीं कुछ मतलब एक ज़मीनी सच्चाई के आसपास है ये बात, या ये केवल बातें ही बातें हैं? चलिए, जैन साहब तक मेरी आवाज़ शायद पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जो जवाब मैं उनसे नहीं ले पाया उसका सामान्य जवाब कॉमन सेंस से जो सूझता है वो यही सूझता है कि अगर हर मुद्दे पर, हर लोमहर्षक वारदात पर, हर हीनियस क्राइम पर, हर तरह के हीनियस क्राइम पर अगर ये बात उठे कि कोर्ट्स की संख्या कम है, अपराधी पकड़ भी लिए जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर वेल बिगन हाफ डन का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड हाफ है, जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, उस पर अगर काम नहीं किया जाएगा तो एजेंसियों का मनोबल भी गिरेगा और शायद उस तरह का बेहतर काम आगे ना हो पाए जिस तरह की शुरुआत की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।